स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सेवी क्लासेस में। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत यह हमारा दूसरा विषय है। पहले विषय के रूप में हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समाप्त कर लिया है और इस वीडियो से हम लोग फिजिक्स को शुरू करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को लिया है, जिसको कि हम 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। यह उसका पहला भाग है और इसके बाद हम दूसरे भाग में पूरी तरह से फिजिक्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वह है मात्रक एवं भौतिक राशियाँ, और मात्रक एवं भौतिक राशियों से संबंधित सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। तो इस प्रकार प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट आवर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई पास्कल होती है। हमारा अगला प्रश्न है, आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है। अगला प्रश्न है, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई सेकंड होती है। हालांकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी की इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों को लिया है जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और जब हम भौतिक विज्ञान सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिटेल पूर्वक सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला है। अगला प्रश्न है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वह डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है किसके द्वारा? तो मैक संख्या के द्वारा पराध्वनिक गति का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है क्या है? जूल। अगला प्रश्न है, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता की एसआई इकाई पास्कल सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई पास्कल होती है। अगला प्रश्न है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो बिजली के करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है? तो सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की राशियां हैं? तो कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो भोजन ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव कैसी राशि है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश और सदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वैसी राशि होती है जिनके मापन के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं सदिश राशि वैसी राशि होती है जिनके मापन के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है। अदिश मतलब बिना दिशा के, सदिश मतलब दिशा के साथ। अगला प्रश्न है, रीगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? तो धुएं के घनत्व के मापन के लिए रीगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेल का 1 बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? तो तेल का 1 बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसमें क्या परिवर्तन होगा? जब किसी भी वस्तु को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह कहीं पर भी एक समान नहीं होगा, किंतु भार में परिवर्तन होता है। और भार में परिवर्तन क्यों होता है?
क्योंकि अलग अलग ग्रहों का गुरुत्वीय त्वरण जो है अलग अलग होता है। और हम भार की परिभाषा में अगर जी का मान रखेंगे, जैसे कि भार बराबर क्या होता है, W = mg। क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो सेम रहेगा, और जी जिसका जिसका बदलेगा उसके हिसाब से पूरा भार बदलेगा। तो क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से कम होगा, तो जी के मान कम होने के कारण कोई भी वस्तु जो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगी उसका वजन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कम है। और वहीं अगर चंद्रमा से उस वस्तु को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो पृथ्वी पर उसका वजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है। इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि इन सब के बारे में डिटेल पूर्वक हम लोग अपने जब भौतिक विज्ञान की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, माप की वह इकाई जिसको कि 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वह कौन है? तो सेंटीमीटर को हम अगर 0.39 से गुणा कर देंगे तो हमें इंच प्राप्त होगा। अगर उदाहरण द्वारा इसको समझे तो मान लेते हैं कि मेरे पास 100 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, तो इसको अगर मैं 0.39 से गुणा कर दूंगा तो जो प्राप्त होगा उसकी वैल्यू इंच में हो जाएगी। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 39। अर्थात या तो मेरे पास 100 सेंटीमीटर की लंबी कोई वस्तु है या फिर मेरे पास 39 इंच की कोई लंबी वस्तु है, दोनों सेम होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, तो यह किस प्रकार की बिजली के मापन की इकाई है? जो बिजली पैदा की जाती है या फिर जो बिजली खर्च की जाती है? तो मेगावाट में जो विद्युत उत्पादन की जाती है उसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटे का मान 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी किसके बराबर? तो 100 नॉट जो है 115 मील प्रति घंटे के बराबर होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और वहीं अगर 1 नॉट की बात करें तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 नॉट बराबर 1.15 माइल प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेक्टर परिणाम है किसका? तो वेक्टर का परिणाम बल होता है। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की इकाई है? तो ऊर्जा और कार्य की जो इकाई होती है वह सेम होती है। अगला प्रश्न है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो CGS पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड होता है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक गैर एसआई इकाई जिसे कि निट कहा जाता है प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका कि उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, वह कौन सी राशि है? वह है ज्योतिर्मयता या फिर ल्यूमिनेंस, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में किसे मापा जाता है? तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व को टेस्ला में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है भौतिक राशियां और इकाइयां, और इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, गॉस नामक इकाई में किसे मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को गॉस में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कैलोरी और जूल में दोनों में ऊर्जा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1820 ईस्वी में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकेंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो वह है एम्पियर। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो पदार्थ की मात्रा मोल द्वारा दर्शाई जाती है। प्रश्न है, पारसेक किसके मापन की इकाई है? तो पारसेक द्वारा लंबाई या फिर दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किसके मापन की इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम भी लंबाई के मापन की इकाई है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, 1 पास्कल के बराबर होता है कितना? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर 1 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है? तो जर्क की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड घन।
अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? तो यंग मापांक की इकाई पास्कल होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो उष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो धारिता की इकाई फैराडे होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई बेकुरल है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ज्योति की इकाई लक्स होती है। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक घनत्व की इकाई है क्या है? तो अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल या फिर एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी में दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, वह राशि कौन है? तो दाब की मात्रा का या फिर इकाई का जो नाम है वह ब्लेज पास्कल के नाम पे पास्कल रखा गया है। अगला प्रश्न है, टार किसका मात्रक है? तो टार दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो वह क्या है? टार है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टार भी किसका मात्रक है? दाब का, और पास्कल भी किसका मात्रक है? दाब का। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है? तो वह त्वरण के लिए। क्यों? क्योंकि त्वरण के अगर मात्रक की बात की जाए तो उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वही पूछा जा रहा है कि इकाई भाजक जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे समय 2 बार दिखाई देता है, तो वह है त्वरण। अगला प्रश्न है, उष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? तो उष्मा की मात्रा की एसआई इकाई जूल है। अगला प्रश्न है, एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? तो एक एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। अगला प्रश्न है, मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो मोहस पैमाने का प्रयोग खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 घात, 10 टू द पावर माइनस 9 पावर। अगला प्रश्न है, इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? तो पाइरोनोमीटर का प्रयोग जो है वह मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, पाइरोनोमीटर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक सदिश राशि है क्या? तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। प्रश्न है, 2 सदिश बराबर होते हैं कब? यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हों। अगला प्रश्न है, वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिणाम और दिशा होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सदिश कहलाती है। अगला प्रश्न है, यंग का मापांक कैसी राशि है? तो यंग का मापांक एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, बलागुण कैसी राशि है? तो बलागुण भी एक अदिश राशि है। अब हम कुछ प्रमुख राशि और उनके मात्रकों को जानते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दाब की इकाई क्या होती है? दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या होती है? तो लेंस की क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर होती है। वहीं उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो उष्मा की एसआई इकाई या फिर मात्रक जूल होता है। अगर हम रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की बात करें तो इसकी एसआई मात्रक बेकुरल होती है। अगर बल की बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तापक्रम की बात करें तो ताप का जो है एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगर उच्च वेग की बात करें तो उच्च वेग का एसआई मात्रक मैक होता है। अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का जूल होता है। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर बल की बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगर आवेग की बात करें तो आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन सेकेंड होता है। अगर हम द्रव प्रवाह की दर की एसआई मात्रक की बात करें तो उसका एसआई मात्रक क्यूसेक होता है। अगर हम कंप्यूटर की एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट बाइट होता है। अगर हम भूकंप की तीव्रता की एसआई यूनिट की बात करें तो इसका रिक्टर होता है। अगर हम दाब की बात करें तो दाब का इकाई बार होता है। अगर हम तरंग दर की बात करें तो तरंग दर का एंगस्ट्रॉम होता है। और ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो इसका डेसिबल होता है।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। परीक्षा में आपसे या तो डायरेक्ट इन भौतिक राशियों के मात्रक पूछे जा सकते हैं, या फिर एक कॉलम में 4-5 भौतिक राशियाँ दे दी जाएंगी और इधर उनके मात्रक दे दिए जाएंगे और आपको मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं, आपको हर तरह के प्रश्न सॉल्व करने के लिए तैयार रहना है। अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जो होगा, हर्ज नहीं होगा, हर्ट्ज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न मापक यंत्र। इसके अंतर्गत हम विभिन्न भौतिक राशियों को किस यंत्रों द्वारा मापा जाता है इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता मापी जाती है किसके द्वारा? तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, सागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर के द्वारा सागर की गहराई को मापा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, टर्मिनल डॉप्टर वेदर रडार TDWR का प्रयोग किया जाता है कब? खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि TDWR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टर्मिनल डॉप्टर वेदर रडार। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या फिर विकिरित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है वह क्या है? वह है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के द्वारा अवशोषित या फिर विकिरित ऊष्मा का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो उसे रेनगेज कहते हैं। रेनगेज के द्वारा इस प्रकार से वर्षा का मापन किया जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण यंत्र या फिर मापक यंत्रों के बारे में और उनसे किस चीज़ को मापा जाता है उसके बारे में जानेंगे, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। एमीटर की बात करें तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगर टैकोमीटर की बात करें तो टैकोमीटर से घूर्णन की गति को मापा जाता है। वहीं अगर पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख राशियाँ और उनके मात्रक दिए गए हैं। जैसे अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति का मापन वाट में होता है, और अगर समुद्री जहाज़ की गति की बात करें तो समुद्री जहाज़ की गति नॉट में मापी जाती है। और वहीं नौ संचालन की दूरी की बात करें तो नौ संचालन में दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। हमारा प्रश्न है कि हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, एनीमोमीटर का। अगला है, BMI की गणना के लिए सूत्र है, अर्थात BMI की जो गणना की जाती है उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए वज़न जो कि किलोग्राम में होगा बटे लंबाई के स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पे लंबाई किस में होगी? मीटर में होगी। अर्थात वज़न बटा लंबाई का स्क्वायर जो है वह BMI की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे वज़न जो है किलोग्राम में होगा और लंबाई मीटर में होगी। अगला प्रश्न है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए या तो नार्को टेस्ट किया जा सकता है, या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जा सकता है, या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र में घुमावदार दूरी को मापने के लिए किया जाता है वह कौन सा यंत्र है? वह है ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर के द्वारा जो मानचित्र में घुमावदार दूरी होती है उसका मापन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने वाला उपकरण है? तो वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म समय अंतराल अर्थात नैनो सेकेंड से भी कम समय अंतराल को किससे मापा जाता है? तो परमाणु घड़ी के द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल या फिर नैनो सेकेंड से भी कम समय को मापा जाता है। अगला है, पायरोमीटर किसे कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का मापन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जिसका प्रयोग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान को मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए? तो नौ संचालन में जो है वह सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो द्रव क्रिस्टल का प्रयोग कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्ति में या फिर पॉकेट कैलकुलेटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्त दाब को स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा सिद्धांत है? वह है ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत पर जो है स्टेथोस्कोप काम करता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, क्या है? तो पारे की जो है संचालन शक्ति उच्च होती है या फिर ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि इसका प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर समुद्री गहराई किस में मापी जाती है? तो समुद्री गहराई को फैदम में मापते हैं। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ टेस्ट के अंतर्गत जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह किसका माप करता है? तो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंतर्गत मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति के दर को मापा जाता है, और उसी के आधार पर यह पता किया जाता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, जिसके कारण स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सोनोग्राफी में तरंगे जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं, कौन सी तरंगे? तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, फेम्टो का अर्थ है, तो फेम्टो का मतलब होता है 10 की पावर -15 घात। अगला प्रश्न है, विंड वेन यंत्र क्या निर्धारित करता है? तो विंड वेन के द्वारा पवन की दिशा का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोमर पैमाने के द्वारा किसे मापा जाता है? तो रोमर पैमाने के द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का प्रयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या फिर प्रत्यावर्ती धारा? तो वह उपकरण है एमीटर, जिसके द्वारा विद्युत प्रवाह का मापन किया जाता है, और चाहे वह दिष्ट धारा हो या फिर प्रत्यावर्ती धारा, दोनों का मापन इसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, वह उपकरण कौन सा है? तो वह है वोल्टमीटर, जिसके द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है, वह कौन है? वह है स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को समझने के लिए या फिर मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो वेंचुरी मीटर के द्वारा पाइप में बहने वाले द्रव की गति और उनके दर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपों को पहचानने और उनको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें कि एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा उसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मानक वर्षा गेज। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्री स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के द्वारा पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने का कार्य किया जाता है।
अगला प्रश्न है, यंत्र जो वाहन की चाल मापता है उसे क्या कहते हैं? तो पथ मापी या फिर स्पीडोमीटर के द्वारा हम वाहन की चाल को मापते हैं। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है? तो नौ संचालन में सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है किसके द्वारा? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है? उसे वर्षा मापी या फिर हाइएटोमीटर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, हाइएटोमीटर। अगला प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो यूडियोमीटर के द्वारा गैस का मापन किया जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है, यूडियोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्यूफोर्ट स्केल या फिर ब्यूफोर्ट पैमाने से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति को ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पाइगमोमैनोमीटर किसके रक्त दाब को मापता है? तो स्पाइगमोमैनोमीटर धमनियों के रक्तदाब को मापता है। अगला है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है किस उपकरण का? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। अगला है, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही या फिर रिसेप्टर कौन सा है? तो रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही जो है मैकेनो रिसेप्टर है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जितने भी इन स्लाइड में जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जिसके द्वारा कम तापमान का मापन किया जाता है उसको क्रायोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्गोमीटर के द्वारा किए गए काम का मापन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने के लिए और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? वह है गीगर काउंटर। अगला प्रश्न है, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो साइनोमीटर के द्वारा आकाश या समुद्र की नीलिमा का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्रोनोमीटर के द्वारा समय का मापन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो लक्सीमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। प्रश्न है, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट गुरुत्व के मापन के लिए एसिडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व किसमें मापेंगे? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग करके हम दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। अगला है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ओम मीटर का प्रयोग जो है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण उपकरण या फिर यंत्रों और उनसे किस राशि का मापन किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। अगर हम अमीटर की बात करें तो अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगर हम हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर के द्वारा दाब का मापन किया जाता है। और अगर हम स्प्रिंग तुला की बात करें तो स्प्रिंग तुला के द्वारा भार का मापन किया जाता है। वहीं अगर स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वहीं स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप का मापन किया जाता है। अगर हम बात करें कैरेटोमीटर की तो इसके द्वारा सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। अगर हम लक्स मीटर की बात करें तो लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगर एनीमोमीटर की बात करें तो इससे वायु के वेग का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। और वहीं बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है। इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। तो चलिए इससे सभी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व या फिर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में जो कार्य किया जाता है उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अर्थात किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने में अधिक कार्य करना पड़ता है, इसी वजह से वह
आसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किसका पालन करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। और न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु लगातार चल रही है तो वह उसी अवस्था में अपने आप को बनाए रखना चाहेगी। अगला है कि जेट इंजन किसके आधार पर काम करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के आधार पर काम करता है। अगला है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है किस पर? तो साधारण लोलक की समय सीमा लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कौन सी गति कहा जाता है? तो उसे आवधिक गति कहते हैं। अगला है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी, कहाँ गिरेगी? तो यात्री के हाथ में ही गिरेगी। अगला प्रश्न है, जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पे? तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और अधिकतम की बात की जाए तो ध्रुवों पर जो है वो जी का मान अधिकतम होता है। अगला है कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे की हटाया नहीं गया था, यह किसका उदाहरण है? तो यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु विरामावस्था में है वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहनी चाहेगी। अगला है कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह उदाहरण है किसका है? तो यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक कार्य के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, तो इस हिसाब से ही वह गेंद मेरे पास आ जाती है। फिर से मैं बता दूं कि जब हम अपना जनरल साइंस का कंप्लीट वीडियो लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें हम सारे टॉपिकों को बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। यह सीरीज़ हम इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि इससे हमारा क्विक रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम से पहले हमारी अच्छी तैयारी हो जाए और हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अगला प्रश्न है कि वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे पलायन वेग कहते हैं, और पृथ्वी के लिए इसका मान क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो यह न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट क्या हो रही है? तो लिफ्ट ऊपर की ओर अगर त्वरित हो रही है तो लिफ्ट में किसी भी पिंड का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। अगला है कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, जल में इसका भार क्या होगा? तो जल में इसका भार 0 होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित किया जाता है तो क्या होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। इसके बारे में हमने शुरुआत में ही डिस्कशन किया है कि भार बराबर क्या होता है? m/g, जहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान क्या होता है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है, और जहाँ जहाँ जी के मान में परिवर्तन होता है वहाँ वहाँ उसके भार में भी उस हिसाब से कमी या फिर बढ़ोतरी होती है। तो क्योंकि चंद्रमा पर जो है जी का मान कम होता है और पृथ्वी पर चंद्रमा के सापेक्ष में जी का मान ज़्यादा होता है, तो चंद्रमा से अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे आएगी तो उसका भार बढ़ जाएगा, और उसके विपरीत अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई वस्तु जाएगी तो उसका भार घट जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार क्या होता है? तो पृथ्वी से क्या हो रहा है? चंद्रमा पर जा रहा है, और चंद्रमा के जी का मान क्या होता है? पृथ्वी से कम होता है, इस वजह से उसका भार घट जाएगा। सही आंसर क्या होगा? उसका भार घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदल जाने पर भी घनत्व तो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अगला है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि कौन सी होगी जो नहीं बदलेगी? तो वह होगा आयतन। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगर हम इसको फार्मूले पे अप्लाई करें तो T = होता है 2 पाई √L/g। तो
अब देखिए आवर्तकाल टी होता है, टी किसके समानुपाती है, एल के, अर्थात एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, एल घटेगा तो टी भी बढ़ेगा। तो लंबाई क्या होगी, गर्मियों में बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हुआ है, पानी की सतह से ऊपर आते ही भारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वह पानी में रहती है वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है, जिसके कारण वह हल्की होती है। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वह तल के अंदर ही रहती है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज़ से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुँचने तक हवाई जहाज़ की स्थिति क्या होगी, तो ठीक बम के ऊपर ही होगी। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है, तो प्रेशर कुकर का जो तापमान है वह ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने पे वायु दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण पेन से स्याही बाहर निकलने लगता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट कार्य करता है किस पर, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है, जेट इंजन कार्य करता है, तो जेट इंजन भी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या परिणाम होगा, तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से समाप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसको मैंने कई बार बता भी दिया है कि द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार क्या होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। तो भार बराबर क्या होता है, m/g, और g का मान ही 0 हो जाएगा तो इस पूरे मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कितना होता, तो अभी जितना है उसका चौथा भाग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर r की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यह स्क्वायर में है तो अगर दोगुनी बढ़ रही है तो 2 का स्क्वायर गुना होगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब 1/4, 1/4 हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि इन सब के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे अपने वीडियो लेक्चर के दौरान। अगला है, किसी वस्तु का भार कहाँ पे अधिकतम होगा, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसके बारे में मैंने ऊपर बताया भी है। और कहाँ पे न्यूनतम होगा, तो विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है उसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो उसका अंतरिक्ष में भार 0 होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ पे, तो मानव शरीर का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है, तो तूफान के आने का इंडिकेशन जो है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। अगला है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव की स्थिति क्या होगी, तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए एक गिलास है, गिलास में कोई पानी भरा है और इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ़ पूरा पिघल जाएगा तभी भी पानी की मात्रा जो है वह अपने स्तर पे बनी रहेगी, पूरी तरह से वो गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना बर्फ़ का भार होता है वह पहले से ही उतना भार अपना पानी में हटाए रहता है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो पिघलने के बाद जो जल होगा वह अपने भार के बराबर पानी ग्रहण कर लेगा और गिलास में पानी की जो सतह होगी वह अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी किस प्रकार से चल रही है, तो उस स्थिति में जब सिक्का उछालने पर वह पीछे गिर जाता है तो ट्रेन जो है वह गतिवर्धन के साथ चल रही है। अगर नॉर्मल तरीके से चलती तो सिक्का उसके हाथ में ही गिरता। अगला है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए क्या जिम्मेदार है, तो नदियों में पानी के बहाव के लिए घर्षण बल जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसको ध्यान रखेंगे।
अगला है कि जल का अधिकतम घनत्व कब होता है, तो 277 केल्विन पे। ये दोनों सेम चीज़ है, बस इसकी वैल्यू केल्विन में दी गई है और इसकी सेंटीग्रेड में। अगर हम किसी भी वैल्यू को केल्विन से सेंटीग्रेड में या फिर सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलते हैं तो केल्विन इज इक्वल टू होता है 273 प्लस सेंटीग्रेड। जैसे अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो अगर इसको केल्विन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 273 प्लस जितना डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 277 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण वही न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम या फिर स्थिरता का जड़त्व। अगला प्रश्न है वायु शक्ति या फिर विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह कौन सा है, वह है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना हिस्सा समुद्र की सतह के ऊपर होता है, तो वह 1/9 भाग ऊपर होता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व बल नहीं होता है और गुरुत्व बल नहीं होगा तो वह सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। अगला प्रश्न है जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, k इज इक्वल टू हाफ mv²। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या है, तो वह वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो वेग जो क्या हो गया, वह 2 गुना हो गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसके वर्ग के समानुपाती है तो 2 का स्क्वायर गुना, मतलब 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या स्थिति होगी। तो जब अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे सेब छोड़ा जाएगा तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी की गति के अनुसार गति करने लगेगा। अगला प्रश्न है कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में किसका प्रयोग होता है, तो द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान तो बदलेगा ही नहीं कभी, लेकिन भार क्या होता है, वह शून्य हो जाता है। अच्छा अंतरिक्ष में शून्य क्यों होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जी की वैल्यू शून्य होती है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण करता है। अगला प्रश्न है एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है, कब, जबकि वह एक समान वेग से चलती रहती है। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसको उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह है कार्यफलन। अगला प्रश्न है किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं, तो उसे काम कहते हैं या फिर कार्य कहते हैं। अगला है किए गए कार्य की दर क्या होती है, तो कार्य करने की दर या फिर कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारें, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है, तो इन सब में गतिज ऊर्जा है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। अगला प्रश्न है बांध के पीछे स्थित पानी किसका उदाहरण है, तो वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है जल वैद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है पवन चक्की या फिर टरबाइन पवन ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो पवन चक्की या फिर टरबाइन जो है पवन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तो गतिशील पिंड के वेग पर और उसके द्रव्यमान पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। क्योंकि अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv², और इसमें स्पष्ट है कि जो गतिज ऊर्जा है वह द्रव्यमान और वेग के समानुपाती होगी। अगला प्रश्न है जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है, वह वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, वह है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण।
तो जल विद्युत उत्पादन में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसी भी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में क्या उच्च होता है? तो जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? उसकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, और जड़त्व के कारण ही कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या फिर गति की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अगला प्रश्न है, 1687 ईस्वी में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे कि प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, वह किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक या फिर फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो वह है गति का दूसरा नियम, जिससे कि हमें F = ma बल का फार्मूला प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जड़त्व या फिर जड़ता क्या है? तो किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है वही जड़त्व होती है। अगला प्रश्न है, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, या फिर यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है? यह नियम क्या बताता है? तो यह नियम जड़त्व का नियम बताता है। अगला प्रश्न है, आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था? तो आइजैक न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। अगला प्रश्न है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, यह न्यूटन के किस गति पर कार्य करता है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पे तोप जो है वह काम करता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के किस राशि को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है? तो वह है त्वरण, क्योंकि F = क्या होता है? ma, जिसमें कि a क्या है? a त्वरण है। अगला है, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे। अगला प्रश्न है, यदि 2 बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता है, किसके बराबर? तो दोनों बलों के परिणाम के अंतर के बराबर उस पर शुद्ध बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसकी मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? तो बल की मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण की दिशा होती है कौन सी? तो बल आघूर्ण की दिशा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो बल आघूर्ण की एसआई इकाई N/मीटर होती है। अगला है, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे आघूर्ण भुजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? उसको बल कहा जाता है। अगला है, यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी, कितनी होगी? अगर स्थिति और संवेग में अनिश्चितता है तो वेग में अनिश्चितता को 1/2 m/h/π के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूरी का क्या सूत्र है? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय या फिर गति गुणे समय। अगला है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है? तो उसे असमान गति कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप के पथ को उसका क्या कहा जाता है? उसको प्रक्षेप पथ कहा जाता है। अगला है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? तो जब किसी कण को
ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है, तब त्वरण जो है वह नीचे की ओर होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वरण परिवर्तित नहीं होगा। जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाएगा तो उसका त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? तो इस गोले की गति प्रक्षेप गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? तो जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो उसका वेग 0 हो जाएगा और वहां के बाद वह नीचे गिरने लगेगी। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? तो सेकेंड का घातांक -2 होता है। अगला प्रश्न है, एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है? तो किसी भी वेग समय ग्राफ का ढलान जो है वह त्वरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? तो स्थैतिक घर्षण को स्वयं समायोजन बल या फिर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या करता है? तो विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? बलों का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं, क्यों? घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, इसीलिए बर्फ़ पर चलना हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उसका घर्षण बल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे भी घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण ही कोई भी वाहन ब्रेक लगाने पर रुकता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो वह घर्षण बल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो उस गति को घुमाव गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घूर्णन गति कितने प्रकार की होती है? तो घूर्णन गति 2 प्रकार की होती है। तो घूर्णन गति 2 प्रकार की होती है, पहला स्पिन और दूसरा कक्षीय गति। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे कि क्या कहते हैं? घूर्णन की धुरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और आवर्त काल के बीच उचित संबंध है। तो t = 2π√m/k, यही है सरल आवर्त गति करने वाले पिंड के द्रव्यमान और आवर्तकाल के बीच का संबंध। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो उसकी औसत गति 0 होगी। अगला प्रश्न है, अपकेंद्रीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा 0 कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण 90 अंश होता है। अगला प्रश्न है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो किसी सरल लोलक की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक दोलक या फिर पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि की कम होगी या फिर ज़्यादा? तो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आवर्त काल बराबर होता है 2π√L/g। क्योंकि g का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम होगा, तो g का मान अगर कम होगा तो t की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो आवर्तकाल ज़्यादा होगी। अगला है, एक्शन एट अ डिस्टेंस बल किसे कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को एक्शन एट ए डिस्टेंस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल का क्या नाम है? तो उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है कब? किन्हीं भी 2 वस्तुओं की जोड़ी पर गुरुत्वाकर्षण का बल लागू होता है, चाहे वह पिंड या फिर वस्तु छोटी हो या फिर बड़ी हो, उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच का बल होता है, क्या होता है? उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती। इसको ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 वस्तुएं हैं तो उनके बीच का जो बल है वह होता है Gm1m2/r²। तो देखिए यहाँ पे बल जो है वह उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, और वहीं दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। अगला प्रश्न है, सबसे पहले जी या फिर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य लॉर्ड कैवेंडिश ने निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी को गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो उनके बीच का आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल मूल का 1/9 भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो वस्तुओं के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमणपाती होता है। तो अगर दूरी 3 गुना बढ़ जाएगी तो इसके वर्ग के गुना हो जाएगा, इसका मतलब उसका 1/9 भाग हो जाएगा। तो यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय क्या होंगे? तो वह ठीक बराबर समय लेंगे। क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई भी वायु का घर्षण कार्य नहीं करेगा, तो दोनों वस्तुएं चाहे वह हल्की हो या भारी हो एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। अगला है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? घूर्णन की गति बढ़ेगी तो जी का मान भी क्या होगा? कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा वजन कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है वह शून्य होता है, इसी वजह से व्यक्ति को अपना भार शून्य समझ में आता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे त्रिज्या या फिर दूरी कम होगी जी का मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊंचाई में वृद्धि होगी तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जो त्वरण का मान होता है वह शून्य होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? अधिकतम होगा। और न्यूनतम की बात करें तो विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इस वजह से पृथ्वी के केंद्र में पिंड का भार शून्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध न हो तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी के शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बनाया जा सकता है। किस सूत्र द्वारा? तो W = mg, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है। अगला प्रश्न है, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है? तो वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम कुछ कणों की विशेषताएं और कणों के नाम जानेंगे। अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो वह कण जिसका शून्य द्रव्यमान होता है वह है न्यूट्रिनो। वह कण जिस पर भिन्नात्मक चार्ज होता है वह है क्वार्क। वह कण जिसका भिन्नात्मक स्पिन होता है वह है पॉजिट्रॉन। वह कण जिसका इंटीग्रल स्पिन होता है वह है बोसान कण। अब हमारा अगला टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। तो स्थूल पदार्थों के गुण से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है वह कौन है? वह है सोना। तन्य का मतलब क्या होता है? धातु का वह गुण जिसके कारण उसको हम कितना भी प्रसारित कर सकते हैं या फिर फैला सकते हैं, वही तन्यता होती है। तो जो सोना होता है उसकी तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज या फिर जलयान जो है वह पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो डी ब्रॉगली ने कणों की तरंग पद्धति को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ध्वनि का जो परावर्तन है उसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ेगा
तो उस कण के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? तो जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो कण की त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान क्या रहता है? तो मैंने पहले भी बताया है कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और जो वस्तु का भार है वह गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार बदलता रहेगा। अगला है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वह क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और इसी कारण साबुन का बुलबुला जो है वह तनाव की स्थिति में या फिर फूला रहता है। अगला प्रश्न है, तेल जो है वह जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का जो तल है उसका पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, जिसके कारण तेल जो है वह जल पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की जो सुई है वह पारे पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से, जिस कारण से सुई जो है वह डूब जाती है। और वहीं जहाज जो होता है वह अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण वह तैरता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो जब भी कोई जहाज जो है वह नदी से सागर में जाएगा तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का जो घनत्व होता है वह नॉर्मल जल से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर सिलिकॉन क्या होता है? तो कमरे के ताप पर सिलिकॉन अर्धचालक रूप में होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी भी पिंड का संवेग जो है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग P = होता है m/v। इसको भी ध्यान रखेंगे, फार्मूला भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़ों को पीटकर चाकू का रूप दे दिया जाता है? तो वह गुण होता है लोहे की आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानी तुला हुक के नियम पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, जिसे कि कहते हैं, इसको हम हुक का नियम कहते हैं। हुक का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति जो है उस पर लगाए गए दबाव के सीधे समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो मृदा द्वारा जल का अवशोषण केशिका क्रिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पारे की जो ससंजकता है इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। अच्छा, ससंजक और असंजक बल क्या होता है? कोई भी पदार्थ है उसके स्वयं के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वह ससंजक बल होता है और अलग अलग अणुओं के बीच में जो बल लगता है वह आसंजक बल होता है। तो क्योंकि पारे की ससंजक बल जो है वह कांच के साथ जो असंजक बल है उससे अधिक होती है, इस वजह से पारा गोलाकार रूप ले लेता है। और आसंजकता और ससंजकता के कारण ही कोई भी द्रव किसी दूसरे द्रव को भिगोता भी है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श द्रव की श्यानता क्या होती है? तो किसी भी आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण भी केशिका क्रिया है। अगला प्रश्न है, AV = स्थिरांक, जहाँ पर A जो है वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और V जो है वह द्रव का वेग होता है। इस समीकरण को क्या कहते हैं? तो इस समीकरण को निरंतरता का समीकरण कहते हैं। यह समीकरण भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। AV = स्थिरांक या फिर कांस्टेंट। अगला प्रश्न है, एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में कौन सी राशि हर बिंदु पर एक समान रहती है? तो वह होता है वेग, जो कि हर स्थान पर समान रहती है। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है? सबको आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके कारण से वायु के बुलबुले जो है तरल पदार्थ में उठते हैं? तो वह है जल का या फिर द्रव का श्यानता और उत्प्लावनता।
अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो इसका 0.1 हिस्सा या फिर 1/10वां भाग जो है पानी के ऊपर रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका डिस्कशन हमने ऊपर वाले प्रश्नों में भी किया है। अगला प्रश्न है, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं? तो किसी भी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को उछाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो हाइड्रोमीटर होता है वह तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों ही आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक कितना होगा? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे क्या होता है? दबाव कम होता है। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने बताया, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ में स्याही वाले पेन लीक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेन के बाहर जो है कम वायुमंडलीय दबाव हो जाता है जब ऊंचाई बढ़ती है। अगला है, किसके अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है उसके बराबर होता है? तो वह है पास्कल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होगा? तो अंडा तैरने लगेगा। अगला प्रश्न है, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व घट जाता है, और वहीं उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को किससे विभाजित करने पर प्राप्त होता है? तो किसी भी सामग्री का घनत्व जो है उसके द्रव्यमान को उसके आयतन से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को हम आयतन से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? घनत्व प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? तो उनका माध्य मुक्त पथ बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि एवं तरंग गति। तो चलिए ध्वनि एवं तरंग गति से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में बारी बारी से जानते हैं। प्रश्न है कि एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे किस प्रकार के तरंग गति का एक उदाहरण है? तो किसी भी कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो चमगादड़ के द्वारा पराश्रव्य तरंगों के द्वारा अपने शिकार का पता लगाया जाता है। पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासाउंड वेव्स भी कहा जाता है। अगर पराश्रव्य तरंगों के कुछ प्रयोग की बात करें तो इनका प्रयोग जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में होता है। साथ ही साथ पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों के निदान करने के लिए भी होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। अगला प्रश्न है, वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं वह कौन है? वह है रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उनको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो अगर रंगों की बात करें तो रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो एफएम प्रसारण बैंड VHF रेंज के अंतर्गत होता है। इसका मतलब क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगला प्रश्न है, कितने डेसिबल माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक माप की ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है? तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट मैक होती है। अगला प्रश्न है, कितने आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? तो 100 हर्ट्ज की जो ध्वनि है वह मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तारत्व को तय करती है वह कौन सी है? तो तारत्व जो है वह ध्वनि की आवृत्ति से तय होती है। जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा। इसी कारण महिलाओं की आवाज़ जो है पतली होती है, क्योंकि उनका तारत्व या फिर आवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है।
और वहीं पुरुषों की या फिर शेर की दहाड़ जो है वह ज़्यादा खतरनाक या फिर भयंकर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी आवृत्ति या फिर तारतम्य कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? वह है लगभग 17 मीटर। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होगा? तो दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल जो होगा वह होगा 30 डेसिबल। अगला प्रश्न है, किसी दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? वह है 17.2 मीटर। इस प्रश्न में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ऐसे टाइप के प्रश्न जो है वह ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। अगर एग्जैक्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी की बात की जाए तो वह होता है 16.6 मीटर, किंतु ऑप्शन के हिसाब से हमें कहीं कहीं 17 मीटर भी मिल सकता है, कहीं कहीं 17.2 मीटर भी मिल सकता है और कहीं कहीं 16.6 मीटर भी मिल सकता है। इसके साथ साथ 16.5 मीटर भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसी एग्ज़ाम की डिमांड होगी वैसे हमारा आंसर होगा। एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट होती है वह दूरी 16.6 मीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो मैंने बताया कि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से निर्वात में वह गमन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है कितने हर्ट्ज पर? तो 1000 हर्ट्ज पर मनुष्य का कान सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। अगला प्रश्न है, सुनने की दृढ़ता होती है कितना? तो सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, दृष्टि की दृढ़ता कितनी होती है? तो दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो मैंने बताया कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, क्या है जो ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है? तो उसे ध्वनि ग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो दूर संचार के लिए माइक्रोवेव या फिर सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो वहाँ पे आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलन के द्वारा ध्वनि संकेतों को प्रेषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो अवरक्त व रेडियो तरंगों का प्रयोग किसी भी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कितने डेसिबल तक की ध्वनि कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वह हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। किस कारण से? तो ऊष्मा की हानि ना ही संचालन से होती है, ना ही संवहन से होती है, ना ही विकिरण से होती है। इसलिए थर्मस फ्लास्क में जो जल या फिर तरल रहता है वह ठंडा या फिर गर्म रहता है। अगला प्रश्न है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। कौन? तो ध्वनि जो है वह ठोस, द्रव या फिर गैस किसी भी माध्यम में चल सकती है। इसके लिए सिर्फ आवश्यकता है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। यह निर्वात में नहीं चल सकती। और अगर बात करें ध्वनि के वेग की तो सबसे ज़्यादा इसका वेग ठोस में होता है, ठोस के बाद इसका वेग द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती कहाँ पे? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितना? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हर्ट्ज वाली ध्वनियों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और अगर श्रव्य तरंगों की बात करें तो उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। और अपश्रव्य तरंगों की बात करें तो उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच या फिर फिनोमिना किसका उदाहरण है? तो यह डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वह कितनी है? वो होती है 16.5 मीटर। मैंने कई बार बताया कि कहीं कहीं 17 मीटर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 17.2 मीटर भी मिल सकता है, कहीं कहीं 16.6 मीटर भी मिल सकता है, कहीं कहीं 16.5 मीटर भी मिल सकता है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सभी को आयोग ने सही भी माना है। तो जैसा एग्ज़ाम का डिमांड होगा उस हिसाब से हम आंसर टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है ध्वनि किस प्रकार चलती है। तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति चलती है। और वहीं अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी दिशा का निर्देशन करते हैं और आराम से उड़ते हैं। अगला प्रश्न है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। यह सभी गुण किसके हैं। तो यह सभी गुण पराश्रव्य तरंगों के हैं। अगला प्रश्न है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है किस किरण को। तो एक्स किरण का प्रयोग सीटी स्कैन में किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है। तो उस प्रक्रिया को अनुरणन या फिर रिवर्बरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है वह कौन सी तरंग है। वह है पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है वह तरंगे कौन सी हैं। वह हैं पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है वह तरंग कौन है। वह तरंग है पराश्रव्य तरंगे जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। अगला प्रश्न है लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या संचरित करती हैं। तो लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊर्जा का संचारण करती हैं। अगला प्रश्न है प्रेक्षागृह की दीवारों और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से क्यों आच्छादित की जाती है। तो ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु ऐसा कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैंने बताया कि ध्वनि को प्रसारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर निर्वात है, इस वजह से उसका सहयात्री वहाँ पर सुन नहीं सकता। तो ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है, इस कारण वह वहाँ पर सुन नहीं सकता। अगला प्रश्न है द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कि क्या कहते हैं, उसे संवेग कहते हैं। P = क्या होता है m/v। अगला प्रश्न है आवेग किसके तुल्य होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होती है। अगला प्रश्न है संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर बल होती है और हालांकि संवेग परिवर्तन की दर आवेग भी होती है। अगला प्रश्न है आवृत्तियों के अवरोही क्रम विकिरणों का सही क्रम क्या है। तो आवृत्तियों के अवरोही क्रम अर्थात आवृत्तियों का घटता हुआ क्रम किरणों के हिसाब से क्या है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति एक्स किरण की होती है, उसके बाद अवरक्त किरण की, उसके बाद सूक्ष्म तरंग की और उसके बाद रेडियो तरंग की। ये क्रम सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दर वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है। तो वह होती है रेडियो तरंग। अगला प्रश्न है टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर टीवी रिमोट कंट्रोल काम करता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की विकिरण में जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे उनकी आनुवंशिक सामग्री को नुकसान होता है। तो वह होती हैं आयनित विकिरण में। अगला प्रश्न है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न है किस वैद्युत चुंबकीय तरंग को संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है। तो अवरक्त तरंग का प्रयोग संसूचन थर्मोपाइल का प्रयोग करके किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम है। तो मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आवृत्ति का बढ़ते क्रम के अनुसार तरंगों का क्रम इस प्रकार है। सबसे कम दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति होती है, उसके बाद सूक्ष्म तरंग की, उसके बाद दृश्य प्रकाश की, उसके बाद एक्सरे की। अगला प्रश्न है नाभिकों के रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में किसके रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। अगला प्रश्न है मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में मैग्नेट्रॉन वाल्व का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तरंग दर की सीमा 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है, और वह तरंग दर किसकी होती है? तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दर सीमा होती है वह 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की प्रबलता उसके किसके अनुपात में होती है? तो किसी भी तरंग की प्रबलता जो है वह उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात प्रबलता जो है तरंग की वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि तरंग की तीव्रता क्या है? तो तरंग की तीव्रता किसी लहर की तीव्रता उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर होती है। यही होती है किसी तरंग की तीव्रता। अगला प्रश्न है, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना कौन सी है? तो वह है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण ही है जिसके कारण प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा गया। वहीं अगर ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्यों अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? क्योंकि ध्वनि में ध्रुवीकरण की घटना नहीं पाई जाती, और वहीं प्रकाश में ध्रुवीकरण की घटना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? तो पराश्रव्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगे क्या हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध है? तो f इंटू टी इजकल टू क्या होता है? 1 होता है, या फिर t इजकल टू 1/f भी हो सकता है इससे, या फिर f इजकल टू 1/t भी, दोनों सही हैं। अगला है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो किस किरण के लिए? तो गामा किरणों के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी? जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो डॉपलर प्रभाव की खोज क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा 1842 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसको उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होती है। तो किसके होती है? तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कि ठोस, द्रव और गैस में से ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक किस में होगी? तो सबसे ज़्यादा गति ठोस, द्रव, गैस में से ठोस में होगी। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी की आवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनियों को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की तीखी आवाज़ किसके कारण होती है? तो उच्च आवृत्ति या फिर उच्च तारत्व के कारण महिलाओं की आवाज़ तीखी होती है। अगला प्रश्न है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मानव के लिए सुग्राह्य होती है। अगला प्रश्न है, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे यही ज्ञात होता है कि ध्वनि की गति जो है वह प्रकाश की गति से बहुत कम है। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि प्रकाश की गति तेज होती है। इस वजह से जो प्रकाश की चमक होती है, बिजली की चमक होती है, वह पहले आ जाती है और आवाज़ बाद में आती है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह किस गति से यात्रा कर रही है? तो जब भी किसी वस्तु की जो गति है वह ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह पराध्वनिक या फिर सुपरसोनिक गति से यात्रा कर रही है। अगला है कि हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो हर्ट्ज में ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस तार या फिर फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है? तो वह गैस है नाइट्रोजन। अगला है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम कितना अवश्य होना चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल
मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। अब हम कुछ विशेष क्षेत्र और उनमें अनुमानित योग्य शोर के स्तर के बारे में जानेंगे जो कि सूटेबल होती हैं। अगर हम आवासीय क्षेत्र की बात करें तो आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डेसिबल की जो ध्वनि है वह योग्य होती है। अगर शांत क्षेत्र की बात करें तो शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल की जो ध्वनि है वह स्तर सामान्य होती है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल तक की ध्वनि का स्तर सामान्य होता है। अगर हम व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे 65 डेसिबल की ध्वनि जो है सामान्य मानी जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है वह तापमान कितना है? तो वह तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला है कि वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है वह कौन सी विधि है? तो विकिरण द्वारा पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है और विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक जो है तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है? तो जल के जमने पर इसका घनत्व घट जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, और वहीं आयतन जो है वह बढ़ जाता है। तो जल जब जमेगा तो आयतन बढ़ जाएगा और घनत्व घट जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि घनत्व और आयतन क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमणपाती होती हैं। अगला प्रश्न है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो जब नमक को बर्फ के साथ मिला दिया जाता है तो हिमांक घट जाता है। अगला प्रश्न है सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है। तो वह वस्तु है अभ्रक जो कि ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है। अगला प्रश्न है दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है किस प्रकार? तो बाहरी गिलास को गर्म करके या फिर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर उनको अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब बाहरी गिलास को गर्म पानी या फिर गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा और अंदर वाला गिलास बाहर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ओसांक कहते हैं। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो नैदानिक थर्मामीटर या फिर डॉक्टर थर्मामीटर द्वारा मानव शरीर का जो औसत तापक्रम होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की दर घटने पर क्या बढ़ता है? तो वाष्पीकरण की दर जब घटेगी तो आर्द्रता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में जो धारा का मान होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा इंजनों में पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा गामा किरण में, उसके बाद बीटा किरण में और उसके बाद अल्फा किरण में। इसको ध्यान रखेंगे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए जो अतिरिक्त नमी है बिस्कुट में वह अवशोषित हो जाती है और बिस्कुट कुरकुरा हो जाता है।
अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो वह तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और खाना इस टेम्परेचर पे सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के जो नीचे पानी है वह बना रहता है। केवल ऊपरी सतह जो है वह झील की जमती है और नीचे पानी वैसे ही रहता है जिसमें जलीय जीव जिंदा रहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन क्या होगा? आयतन कम होगा। और इस कारण 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब ताप पहुंचेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, उसका आयतन फैलता है, जिस कारण पानी की बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पसीना जो है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। तो जैसे जैसे वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी तो हमें परेशानी और उलझन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि पसीने का वाष्पीकरण नहीं होगा, जिसके कारण हमें घुटन महसूस होगा। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के मौसम में पंखे से हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है और हमें आराम महसूस होता है। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, क्योंकि लंबाई में भी प्रसार होगा और चौड़ाई में भी प्रसार होगा। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन क्या होता है? तो आयतन घटता है। अगला प्रश्न है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? तो लोहे के आयतन में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बादल लगा रहेगा तो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक लेगा, तो पृथ्वी से जो ऊष्मा ऊपर जाएगी बादल के कारण वह फिर से लौट के वापस आ जाएगी, जिसके कारण गर्मी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान ताप बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो उसमें भी ठीक 1 मिनट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि तापांतर सेम है, यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर है और यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर है, तो इस कारण से दोनों में सेम समय लगेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बंद कमरे में एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे के तापमान में क्या होगा? तो कमरे का तापमान ठंडा होने की वजह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो पहले वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद चमकता है और अंत में कैसा हो जाएगा? अंत में वह नारंगी हो जाएगा। तो लोहे के टुकड़ों को गर्म करने पर पहले वह हल्का लाल चमकेगा, फिर सफ़ेद चमकेगा और अंत में नारंगी चमकेगा। अगला प्रश्न है, वायु कूलर या फिर शीतलक अधिक प्रभावी है किन क्षेत्रों में? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु कूलर या फिर वाटर डेजर्ट कूलर जो है ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है, क्या कारण है? तो केंद्र से हट जाने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह कौन सा है? वह है गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप क्रम उस ताप को कहते हैं जिस पर कि क्या होता है? जिस पर गैस की आणविक गति रुक जाती है, उसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बॉडी या फिर पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो उसके संवेग के अनुपात में होती है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ के 2 ब्लॉक या फिर टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ का एक ब्लॉक बन जाता है बड़ा सा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घट जाता है। अगला प्रश्न है, 2 पानी की छोटी बूंदें या फिर बिंदु एक दूसरे से संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इस प्रक्रिया में
क्या होती है, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर विमुक्त होती है। अगला प्रश्न है ताप मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक नैदानिक थर्मामीटर कितने तापमान को मापता है, तो एक डॉक्टर थर्मामीटर या फिर नैदानिक थर्मामीटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापता है। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक या फिर स्टीम पॉइंट क्या है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला प्रश्न है समुद्र स्तर पर जल का या फिर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है वो उनके तापों पर निर्भर करती है। मान लेते हैं कि दो पदार्थ हैं, तो अगर इसकी ताप जो है, तो अगर इसका ताप कम है और इसका ताप अधिक है, तो ऊष्मा जो है हमेशा अधिक ताप से कम ताप की तरफ प्रवाहित होगी। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड दोनों पैमाने समान होते हैं वह तापक्रम क्या है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेल्सियस में जो है सेम मान आता है। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर कि क्या होता है, जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। अगला है कि 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर क्या हो जाएगी, तो ऊष्मा की हानि की दर भी दोगुनी हो जाएगी। अगला है कि क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो कि किससे संबंधित है, तो क्रायोजेनिक अत्यंत नीचे तापमान या फिर निम्न तापमान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर क्या होगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर 54 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। हालांकि हम सारे पैमाने और उनके कन्वर्जन को भी अपने वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे, यहाँ पे बस एक क्विक रिवीजन के लिए प्रश्नों को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है, तो सूर्य पृथ्वी को विकिरण के द्वारा ऊर्जा देता है। अगला है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है वह गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, तो स्थलीय विकिरण के द्वारा सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु जो है वह ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। अगला प्रश्न है ऊष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग कितने जूल के बराबर होती है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इसको ध्यान रखेंगे फार्मूले को, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल, यह पूछा भी जाता है। अगला है कि कौन सा विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, तो तापीय विस्तार जो है वह गर्मियों में एफिल टावर को और लंबा कर देता है। अगला प्रश्न है वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, तो वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है, तो पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। अगला प्रश्न है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा, तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का सुचालक नहीं है। अगला प्रश्न है सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है, तो कांच सबसे बढ़िया कुचालक होता है। अगला प्रश्न है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बुरादा जो है वह ऊष्मा का कुचालक है और बर्फ को पिघलने से रोकता है। अगला प्रश्न है 1931 ईस्वी में ऊष्मागतिकी का 0वां नियम शब्द दिया था जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। यह किसने दिया था, तो यह रॉल्फ एच फाउदर द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है किसमें ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है, तो ऊष्मागतिकी में ऊष्मा जो है वह गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है क्या समान है, तो वे पिंड तापीय साम्य में होंगे। अगर दोनों पिंडों का तापमान समान है तो वह तापीय साम्य में कहे जाएंगे। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले समवृत्त तंत्र क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है, तो वह प्रक्रिया सम आयतनिक प्रक्रिया या फिर आइसोकोरिक प्रक्रिया कही जाती है। अगला प्रश्न है जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है, तो जल की एंट्रोपी घट जाती है।
इसको ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जल की क्वथनांक की बात की जाए तो जल का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होता है, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करें तो वह 310 केल्विन होता है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में होता है। वहीं अगर जल के अधिकतम घनत्व की बात करें तो जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पे होता है, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये था हमारा भौतिक विज्ञान से संबंधित एनसीईआरटी सीरीज़ का पहला भाग। दूसरे भाग में हम लोग फिजिक्स को समाप्त करेंगे। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। और इसके साथ साथ अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।